फुर्सत अगर हो पढ़िए जरा दास्ताने वक्त, मगरूर हो के खाक हुए हुक्मराने वक्त। सोचिए उस देश की हालत क्या होगी जहां के हुक्मरान अपनी ही आवाम पर बम बरसा रहे हों, मिसाइलें दाग रहे हों, लड़ाकू विमान वहां के आबो हवा को जो है बारूद से भर रहे हों, और वो मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने हमको चर्चा करने का मौका मैसर करा दिया है, क्योंकि वहाँ आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे कभी खेल भावना शर्मिंदा होती है, कभी इंसानियत। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, जो कि उसका ही प्रांत है, वहाँ बमबारी की और 30 मासूम लोगों की जान उसमें चली गई। पाकिस्तान ने वही तर्क का इस्तेमाल किया जिस तर्क का इस्तेमाल दुनिया में तमाम मुल्कों के ऊपर कहर ढांते वक्त लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने ही मुल्क में बमबारी करने लग रहा है। दिनेश गौतम सर है हमारे साथ। सर, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, पाकिस्तान ने जो किया है, इस पर वहाँ पश्तून लोग रहते हैं जो अफ़गानी मूल के हैं, तो अफ़गानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने की शुरुआत हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे जहाँ इन्होंने बमबारी की और ये कहा कि यहाँ पर तो टीटीपी के लोग थे जो अनाधिकृत तरीके से यहाँ बम बना रहे थे और इसलिए इस कैंपस में हमने बमबारी की, और असल में हमारे बम से नहीं, वहाँ जो बम बनाने का सामान रखा हुआ था उसके एक्सप्लोड करने से यहाँ दूसरे लोगों की जान चली गई। ये भी प्ली दी जा रही है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ के नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना के अपना आतंक का कारोबार कर रहे हैं। ये तमाम दलीलें दी जा रही हैं किसकी तरफ से? वहाँ की पुलिस की तरफ से। लेकिन आर्मी जिसने बम गिराए, JF-17 का इस्तेमाल हुआ, और LS-6 एक बड़ा ख़तरनाक प्रिसीशन बॉम्ब है जो कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब होता है। इतने ख़तरनाक बॉम्ब से अपने ही नागरिकों के ऊपर बमबारी की वहाँ की पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जो कि ये कह के अपने आप में खुश होती रहती है कि वी आर द किंग्स ऑफ द स्काई। वो एक आपको याद होगा टेलीग्राफ का वो नकली वो लहराया गया था वहाँ की संसद में, दे आर द किंग ऑफ द स्काई। दे आर किंग ऑफ द काइंड विच विल बॉम्ब देयर ओन पीपल। 30 लोगों को मारा है जिसमें दुधमुहे बच्चे हैं। आप अगर वो तस्वीरें देखेंगे आपकी आत्मा कांप जाएगी। इसके लिए आपको पाकिस्तान के आसिम मुनीर जैसा, शहबाज शरीफ जैसा दुर्दांत, और उसको पत्थर दिल भी आप नहीं कहेंगे, पता नहीं कौन सा दिल वाला आदमी, दिल होता ही नहीं है एक्चुअली। किसी भी तरह का दिल होगा तो दिल से काम लिया जाएगा। जिस तरह से बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया गया है इस प्रिसीशन लेज़र गाइडेड बॉम्ब से, ऐसे LS-6 बॉम्ब्स 8 गिराए गए हैं वहाँ पे। ये चाइनीज़ बम है? ये चाइनीज़ बॉम्ब है। ये मुझको लगता है कि हमारे खिलाफ तो उनके बॉम्ब फिसड्डी हो जाते हैं, चलते नहीं हैं, सुतली बम साबित होते हैं, तो वो अपने ही नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप असल में अगर आपको बीमारी हो तो आप सिम्टम्स का इलाज करना चाहें और बीमारी का जो अंडरलाइंग कॉज है उसको आप इग्नोर कर दें जी। तो इससे ये बीमारी और बढ़ेगी। और इसका इशारा तभी मिल गया है जब मीर यार बलोच हों या वहाँ मानवाधिकार के लिए काम करने वाले लोग, सब के सब कह रहे हैं कि अब ये बहुत बुरी तरह बैकफायर करने वाला है पाकिस्तानी आर्मी पर। पाकिस्तानी आर्मी ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि कुछ दिनों पहले दक्षिणी वजीरिस्तान, यहीं का ये प्रोविंस है, इसका थोड़ा सा इतिहास भी 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये करीब 4000 साल पुराना इसका इतिहास है। कहा यह भी जाता है कि यही खैबर दर्रा, जिसके नाम पर इस जगह को पहले तो ये कहा जाता रहा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी, और जैसा आप जानते हैं फ्रंटियर मतलब यहाँ से लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, मुग़ल यहीं से आए हैं, यहीं से जब भी इन्वेड किया है किसी ने, सिकंदर अलेक्जेंडर भी यहीं से आया, तो उन सब ने इन्वेड करते हुए इस जगह पर लड़ाइयाँ, और ये लड़ाई और लहूलुहान हमेशा यहाँ की धरती होती रही, इसलिए इसका नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रखा गया। ये अफ़गानिस्तान से लगता हुआ इलाका है, और जब वॉर अगेंस्ट टेरर, अमेरिका का वो कथित युद्ध अफ़गानिस्तान में जो है अपने पीक पर था, तो ज़्यादातर उधर रहने वाले लोग जो है वो इधर आ गए थे, और ये वो इलाका है जहाँ वो काफ़ी दिनों तक रहे। अब ये कहा जाता है कि जब तालिबान की सरकार वहाँ पर आई तो एक बार फिर से यहाँ पर जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि कहा जाता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान से संबंधित है, वो लोग यहाँ पर बहुत मजबूत हो गए हैं। लेकिन 2014-15 के आसपास एक कार्रवाई हुई जिसमें ये लोग कुछ सिमटे, TTP के लोग। TTP यहाँ पर, TTP हो या बलूचिस्तान,
वो असल में पाकिस्तान की ही सरकार से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए तड़प रहे हैं। और अगर आप यहाँ का इतिहास देखें तो ये जो खैबर पख्तूनवा जिस प्रोविंस को हम कहते हैं, यहाँ के लोगों ने कभी नहीं चाहा था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएं। आज से करीब 100 साल प्रिसाइसली अगर देखें तो 96 साल पहले यहाँ एक लड़ाई, एक विद्रोह हुआ था, जहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि उनको भनक लग रही थी कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान बन सकता है, तो वो ये कह रहे थे कि हमको तो भारत के साथ रहना है। और यहीं के थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी कहते हैं, जिनको 1987 में भारत ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। तो यहाँ के लोगों का भारत की तरफ झुकाव और भारत के फ्रंटियर गांधी कहते हैं, फ्रंटियर सीमांत गांधी जी, क्योंकि वो इसी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आते थे, इसीलिए उनको सीमांत गांधी कहा जाता था। तो ये जो जगह है, ये बुद्ध के उपदेशों के लिए भी ये जगह जानी जाती है, सीमांत गांधी के लिए भी ये जगह जानी जाती है, गांधारी के लिए भी जानी जाती है। गांधार जो हमारा उस समय का महाभारत कालीन जो गांधार है, जहाँ से गांधारी आई थी, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो इसी जगह से आई थी। और आज जब आप कंधारी अनार कहते हैं तो वो इसी जगह से आने वाले, इसी इलाके से आने वाली चीज़ें हैं जिसको हम, तो बहरहाल अब मसला ये है कि ये जगह ऐतिहासिक रूप से ऐसा रहा है जो कि एक किसी की दास्तां कबूल नहीं करता, किसी की गुलामी कबूल नहीं करता। पश्तूनों का जो अपना नेचर है वो किसी के अधीन रहकर काम नहीं कर सकते। ना ब्रिटिश उनको अपने अधीन कर पाए थे और ना पाकिस्तानी उनको अपने अधीन कर पा रहे हैं। और ख़ास तौर से ये उनका अलग होने वाला स्वभाव इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उनको लगता है कि उनको सरकार में हिस्सेदारी हो या बाकी तमाम चीज़ें, वो हमेशा सौतेले व्यवहार से पीड़ित रहे हैं। इसीलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को यहाँ इतना प्रश्रय मिलता है। अब देखिए, जहाँ पर ये इन्होंने बमबारी की है, तिराह वैली है। तिराह वैली में ये दारा मात्रे करके एक अका खेल दारा मात्रे, ये एक गांव है। यहाँ पर ज़्यादातर वो जो अफरीदी आप सुना है आपने, ये जो शाहीन अफरीदी और ये भी शाहिद अफरीदी जी, ये अफरीदी जो ट्राइब है उसका ये गांव है, पठानी होते हैं लोग जी। और यहाँ पर ये बमबारी की गई है। और ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, मतलब ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत मजबूती से है। और यहीं पर तहरीक इंसाफ, अपने इमरान खान वाली जो पार्टी है, वो भी यहाँ पर एक ही सूबा है जहाँ पर वो सरकार में है। तो उन्होंने अब 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जिसकी यहाँ के लोगों की भरपाई तो खैर कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ के लोगों में उस विद्रोह को और ज़्यादा भड़का के चली जाएगी जो कि पहले से ही यहाँ प्रेवेलेंट है। अब देखिए यहाँ क्या तस्वीर बन रही है। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के जिन लोगों को मार पड़ी थी, वो पीओके वाले इलाके से डरने लगे हैं, तो वो इधर शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान पहले ही है। एक म्यान में बहुत सारी तलवारें नहीं रह सकती, इनके बीच में भी यहाँ पर वो चलेगा, वर्चस्व की लड़ाई चलेगी। साथ में यहाँ आर्मी जो है वो इनको सप्रेस करना चाहेगी, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे लोगों को ऊपर बढ़ाना चाहेगी। उधर से अफगानिस्तान हो सकता है अपना रोल प्ले कर दे और यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और बढ़ाने में मदद करे। तो ये इलाका आने वाले दिनों में और लहूलुहान होगा। लेकिन इवेंचुअली ये लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान के नेता इसके समर्थन में आ रहे हैं, तो जो टुकड़े अलग होंगे पाकिस्तान से बहुत जल्द आने वाले दिनों में, उसमें KPK भी होगा और बलूचिस्तान भी होगा। और ये पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ? पाकिस्तान ने जो स्टार्टअप शुरू किया था 90s में, खाड़ी युद्ध के बाद, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में भी अमेरिका की शह पर आतंक की पूरी फैक्ट्री बनाई गई थी, पाकिस्तान ने जिस तरह से पिछले 2 सालों में अफ़गानिस्तान के लोगों को वापस घर भेजा है और बहुत क्रूर तरीके से भेजा है, जिसका जब क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हो रहा था वहाँ पर अफ़गानी खिलाड़ी जो मैन ऑफ द मैच जीते, वो आकर प्रेजेंटेशन में ये बात कहते थे कि जिस तरीके से हमारे लोगों का अपमान हो रहा है, जिस तरीके से हमारे लोगों को पाकिस्तान से अमानवीय तरीके से निकाला जा रहा है, हम इसको याद रखेंगे। और क्रिकेट में भी राइवलरी भी आप देखिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो लगता है जैसे 2 दुश्मन मुल्क आपस में एक दूसरे को किसी कीमत पर हराना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में इस समय जो सरकार है, तालिबान की सरकार है, जो लड़ाकों की एक तरह से कौम है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में अब कोई सरकार अगर अपने प्रोविनेंस में, अगर अपने ही इलाके में फाइटर जेट उड़ा रही हो, विदेशी बम गिरा रही हो, लेज़र गाइडेड मिसाइलें गिरा रही हो, बम गिरा रही हो, तो वहाँ की जो जनता है वो उस सरकार के इकबाल को कैसे कबूल कर सकती है? अब देखिए ना, वहाँ पे कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है। वहाँ की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितने भी वहाँ के आम लोग हैं, सब के सब आर्मी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। सब कह रहे हैं कि बताइए,
अपने ही लोगों को ये अपने ही पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने ही लोगों पर बम गिरा रही है आपने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया इसका मतलब। एक तरीके से। और आने वाले दिनों में अब देखिए पुलिस इसको डाउन प्ले करने में लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक अमन गुल और एक मसूद करके 2 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी थे जो बम बनाने का काम कर रहे थे एक प्रीमाइसेस के अंदर, और वहीं पर वो बम बनाने का सामान जो बारूद रखा हुआ था वो एक्सप्लोड कर गया और इस वजह से ये घटना हुई है। जबकि दुनिया जानती है कि वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान गए, JF-17 गए, उन्होंने लेज़र वाले बॉम्ब गिराए जिसकी वजह से ये हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में वहाँ का ये जो रेबल है ये और कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाने वाला है। आप इस तरह की चीज़ों को जितना सप्रेस करेंगे वो उतनी ही स्प्रिंग एक्शन से आपके खिलाफ आएंगे। आप देखिएगा कि बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा हमला, वैसे भी पाकिस्तान के ट्रूप्स में 700 हमले पिछले साल भर में अगर आप देखें तो यहाँ हो चुके हैं। 250 पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो मैं तो ये हम कह सकते हैं कि ये युद्धग्रस्त इलाका ही है खैबर पख्तूनख्वा। शायद यहाँ का कुछ कैसी इस धरती की नियति है, वो शायद जियोग्राफिकली भी इसको वैसा प्रोन बनाती है, क्योंकि यहाँ से वो जो दर्रा आता है जहाँ से होकर फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो बहुत पुराने समय से लोगों की आवाजाही के लिए वो दर्रा, जिसको खैबर दर्रे के नाम से हम जानते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच से होता हुआ वो जो दर्रा जाता है, वहाँ से आवाजाही बहुत पहले से होती रही। तो जो लोग इन्वेडर्स भी आए वो इसी रास्ते से आए, तो उन्होंने मारकाट यहाँ पर बहुत मचाई। इसलिए इतिहास भी खूनी है और अंदेशा यह है कि आने वाले दिनों में यहाँ खून बहना रुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान की के अंदर अपने आप को अब और कैसे रख पाएंगे जब वहीं की एयरफोर्स इन लोगों को निशाना बनाने में लग गई। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने की शुरुआत हो गई है। ये अफ़गानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा है और एक तरह से धमकी भी दी है कि ये जो बगावत की आग है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, जैसे कि सर बता भी रहे थे कि पाकिस्तान के कई इलाके हैं बारूद की ढेर पर बैठे हैं और एक तीली और एक चिंगारी की का इंतज़ार कर रहे हैं। एक लाइन और बोलना चाहूँगा मैं इसमें, ये कि देखिए कट्टरता की जिस बुनियाद पे अलग पाकिस्तान बनाया जिस सोच ने, आज उस सोच को उसी की दवाई मिल रही है, वही कैप्सूल उसको खिलाई जा रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहता है कि तुम तो असल मुसलमान हो ही नहीं, तुम मुसलमानों के हिसाब से चल ही नहीं रहे हो, यहाँ तो शरिया लगाओ और शरिया के हिसाब से सब कुछ करो तो हो तुम असल मुसलमान, वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो वो अगर अपने आप को एक पर्टिकुलर डिग्री का फैनेटिक दिखाना चाह रहे थे, तो ये उससे बड़े होकर उनको बता रहे हैं कि नहीं नहीं, फिर अगर ऐसा होना है, अगर आपको होना ही है तो फिर पटरी है, पटरी चलो। तो अब ये वो कितना पटरी में चल पाएंगे वो लोग देखें, लेकिन दवाई फिलहाल वही मिल रही है जिस सोच के तहत आपने अलग पाकिस्तान बनाया था। वो शिकारी अपने ही हथियार से अपने ही जाल में फंस गया है और अपने ही खोदे हुए गड्ढे में पाकिस्तान गिर गया है। जिस कट्टरता की बुनियाद पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, आज वहाँ और अधिक कट्टर और उग्र तत्व जो है पाकिस्तान के और बंटवारे की बुनियाद लिख रहे हैं। दूसरा एक और तर्क है कि भारत, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और पाकिस्तान इसको सही मानता है तभी तो कर रहा है, तो भारत ने तो आतंकी ठिकानों पे ही हमला किया था, इस बात पे इतनी मिर्ची क्यों लग गई थी? तो जो लॉजिक है सर, जो तर्क है, उसका पड़ोसी मुल्क में शायद हुक्मरानों तक उसकी रसद पहुंच नहीं पाई। इसको कहते हैं यू शो मी द मैन एंड आई विल टेल यू द रूल। तुम मुझे आदमी दिखाओ, उस हिसाब से मैं नियम बताऊंगा। और इसको देसी भाषा में कहते हैं कि चेहरा देख के चंदन लगाना। तो फिलहाल पाकिस्तान में यही हो रहा है। लेकिन हम भारत से, देश की राजधानी दिल्ली से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताते हैं। उनके संघर्ष में हम अपना साथ उनकी तरफ दर्शाते हैं, अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और जो एक खूबसूरत इतिहास है जिसके बारे में सर जिक्र कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत क्या होती अगर जिस आंदोलन में वो लड़े थे आज से लगभग 100 साल पहले भारत का हिस्सा होने के लिए, अगर वो भारत का हिस्सा हो गए होते तो शायद उनकी तकदीर अलग होती, अलग तरीके से लिखी गई होती। खैर, वही अगर वो कट्टरता वाली बात ना आती तो शायद पूरा पाकिस्तान ही भारत का हिस्सा होता और एक कहीं बेहतर ज़िंदगी वहाँ की आवाम जी रही होती। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति ये है कि सरकार बहादुर अपने ही नागरिकों पे बम गिरा रही है। क्या ऐसी सरकार को सरकार कहना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसका जवाब उनको ज़रूर देंगे। और आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने वो जो हम लोगों की बातचीत के लिए हमने एक दिन पूछा था आपसे कि नाम क्या होना चाहिए इस शो का, तो आप लोगों ने बड़े ही दिलचस्प नाम उसके लिए सुझाए हैं। टी एंड टेल्स, चाय पे चर्चा, दिनेश गौतम के साथ ऐसा भी कोई नाम था। और तो कुल मिलाकर आपने कई नाम सुझाए हैं। अब सोच रहे हैं कि उनमें से एक नामकरण आपके दिए हुए नामों में से कर ही दिया जाए। क्या क्या नाम आपको अभी दिखाई दे रहे हैं इसमें?
कई सारे लोगों ने सजेशन दिए हैं, टी एंड टेल्स करके है, कंट्रोल इको भी दिया है किसी ने। अच्छा, नहीं वो ये कह रहे हैं कि आपका इको बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें, तो यू कंट्रोल योर इको ऑफ योर साउंड, दिस इज नॉट द नेम ऑफ द शो आई गेस। मुझे लगा सर कि ये एक क्रिएटिव आदमी होगा जो कह रहा है कि कंट्रोल्ड इको में आप अपना शो कर सकते हैं। एक गुफ्तगू भी किसी ने नाम दिया है, अच्छा, चाय पे चर्चा विद दिनेश गौतम, इस भाई ने अपने ही नाम को कह भी दिया है कि टाइटल सही है सर। हाँ, एक दिल भी बनाकर भेजा है इन्होंने। अरे तो, वाह। और ऐसे कई सारे कमेंट्स में लोगों ने नाम भेजे हैं। आपके नामों पर, आपके कमेंट पर हमारी नज़र पड़ी है, दिनेश सर तक भी वो पहुंचा दिया गया है। हाँ, तो जल्द ही उन नामों में से एक नाम चुनकर हम फाइनल कर सकते हैं। अब उन नामों में आदर्श नाम कौन है तो आदर्श ही बता सकते हैं, या वो कंपटीशन जारी है। और आदर्श कुछ और नाम आप दे बहुत सकते अच्छे शायर भी हैं। ये एक दूसरे अपने पेन नेम से शायरी, अभी इनके डेस्क पे मैं देख रहा था, यूं तो गुजर रही थी जिंदगी बड़े आराम से, काम पर जाता था मैं, एक दिन गया फिर काम से। तो बहुत अच्छा लिखते हैं आप, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा ह्यूमर है आपका। ये कम लोगों में इस तरीके का, आज के इस दौर में अपने ह्यूमर को बचा के रखना और उसको बढ़ाते रहना, ये बड़ा चुनौती वाला काम है, लेकिन आपने उसको अच्छा कंजर्व किया हुआ है और उसको आप बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर। असल में गुणी लोगों का साथ हो तो आदमी के अंदर निखार आता ही, तो ऐसे ही गुणी लोगों का साथ है तो अपने अंदर भी सुधार और निखार आता रहेगा। कुछ नाम जो है आपने हमको सुझाए वो हमने आपको बता दिया है। ये कंपटीशन अभी ऑन रखते हैं सर? ऑन रखते हैं, चलिए ठीक है। और नाम सुझाइए आप, आपके दिमाग में और क्या आता है? वैसे टी एंड टेल्स इज़ अ गुड नेम, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और सोचते हैं, देखिए फिर फाइनल करते हैं। अभी क्या जल्दी है, मुलाकात तो आपसे रोज़ हो ही रही है। इस मुलाकात के सिलसिले का नाम क्या होना चाहिए, वो कंपटीशन ऑन है। कमेंट बॉक्स में आप हमें नाम सजेस्ट कर सकते हैं और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दिनेश सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे डिजिटल चर्चा में। ये भी बताइएगा कि क्या बहुत जल्द केपीके और बलूचिस्तान आपको आज़ाद दिखाई दे रहे हैं? बहुत जल्द ये पाकिस्तान इम्प्लोड हो जाएगा क्या? पाकिस्तान ने जो बोया है बहुत जल्दी अब फसल कटाई शुरू होने वाली है क्या? आप भी बताइएगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि इस चर्चा में आप भी शामिल हैं। ये तीन यार जब बैठते हैं तब ये चर्चा होती है, दिनेश सर, मैं और आप सब। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।